अप्रत्याशित है, अगर कुछ विशेष है तो वो खबर है। और आज भारतीय लोकतंत्र के सफर में वो मार्किंग आ गई, जो मार्किंग आज हमें इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये लोकतंत्र का सफर है या सफर किसी और रास्ते जाता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदान 92% के आसपास हुआ है। पहले चरण के मतदान में 152 सीट के लिए 16 जिला के 152 सीट के लिए मतदान हो रहा, आज समाप्त हुआ। और जो मतदान का मार्किंग गया है, जब हम आपसे मुखातिब हैं, ये तकरीबन 92% के आसपास का है। और इलेक्शन कमीशन का हाल का जो ट्रेंड कहता है, उस ट्रेंड के अनुसार हो सकता है कि रात बीतते बीतते अपडेट और आए और ये 95% तक चला जाए। 1947 से लेकर आज तक का सफर ये अपने आप में आज एक बेंचमार्क साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल ने छप्पर फाड़ मतदान किया है। हम इस बात को समझने के लिए यहां पर बैठे हैं कि इसमें जो हाई एल्टीट्यूड मतदान हुआ है, इसके मायने हैं क्या। 1478 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला पश्चिम बंगाल के 152 सीट के लिए मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी बैठे हैं। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए, इनके पास एक कॉपी है, पेन है। इसका मतलब कि मामला सीधे सीधे गणित से जुड़ा हुआ है, कुछ खास है। क्या कहता है ये आज का जो वोटिंग परसेंटेज है, मैसेज क्या है? चूंकि पुरानी ट्रेंड सब ध्वस्त हो चुके हैं। एक दौर था जब कहा जाता था कि अगर जो मतदान प्रतिशत 70 से ऊपर जा रहा है तो सत्ता बदल रही है, लेकिन पिछले 10 साल से ये ट्रेंड काम नहीं करता। आज की इस मतदान का क्या मतलब है, जहां पर 90% के मानक को भी ध्वस्त कर दिया पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने। हाँ, ये एक बड़ा संकेत है धीरेन्द्र। और जिस तरीके से जिलावार मतदान प्रतिशत हुआ और उसके बाद जो टोटलिटी में प्रतिशत आया, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि बंगाल या दक्षिण के राज्यों में आप हमेशा देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत या मतदान का रुझान कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन 90% से ऊपर जाना यह बहुत ही चौंकाने वाली मतलब बात है। अब सवाल है कि क्या वोटिंग पैटर्न जो इतना अप किया है, 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है, ममता बनर्जी की कुर्सी जा रही है? क्योंकि हम लोग 2025 का चुनाव कवर किए थे और इस बात पे काफ़ी बहस हुआ था बिहार के चुनाव पे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा था और लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सरकार जा रही है, सरकार जा रही है। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ कि 202 मतलब तूफान आया और नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हो गई। हालांकि सम्राट चौधरी अभी यहाँ मुख्यमंत्री है। बात हम लोग बंगाल की कर रहे हैं। बंगाल के अंदर हम लोग भी गए थे, वहाँ हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी मतदाताओं के मिजाज को। लेकिन ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, एकदम आप कह सकते हैं एक ज्वार भाटा की तरह मतदाताओं का जो मिजाज है। और SIR वगैरह की जो बातें, हालांकि कहा तो अंतिम तक जा रहा था कि 27 लाख वोटर ऐसे ही रह गए जी। और आप अगर विजुअल देखेंगे तो बाहर से SIR का डर ऐसा था कि आपको आने वाले समय में, एक जो र्यूमर था या उस पर चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट नहीं कर सका कि आने वाले चुनाव में अगर आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी नहीं जी। तो एक तो सीधा असर उसका दिखता है कि हर व्यक्ति चुनाव बूथ पे जाके खड़ा है। हालांकि इसका मतलब ये कि जिस इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लग रहा था कि SIR के माध्यम से ये वोटर्स को रोक रहे हैं, उस इलेक्शन कमीशन के कार्यकलाप ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा दिया। भय ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया। हाँ, भय बिन हो ही न प्रीत, तुलसीदास लिखते भी हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि लगातार जो साउथ से ट्रेन वहां आई है और कई पत्रकार जब उन लोगों से पूछते हैं तो गुस्से में, कई लोग तो गुस्से में कहते हैं कि भाई हमको आना पड़ा, हमको क्या जरूरत थी, हम इतना कम वेतन मिलता है, हम यहाँ कैसे कैसे आए हैं। वो अपनी बंगाली भाषा में वो कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर गुस्सा था और कुछ लोगों के अंदर खुशी थी। अब थोड़ा सा पहले चलते हैं कि वोटिंग प्रतिशत के उछाल का एक बड़ा कारण क्या है। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रतिशत ऐसे भी बड़ा
संतोषजनक रहता है? 80% या कुछ पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव के इन्हीं सीटों पर जो पिछली विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन 85% के आसपास मतदान हुए थे। इस बार पिछली बार के मुकाबले जब हम आपसे मुखातिब हैं उस समय की बात कर रहे हैं, 60% 7% का इजाफा दिख रहा है। हो सकता है कि ये इजाफा थोड़ा और ऊपर की ओर जाए। ये तो 2% का स्विंग होता है तो सरकार कहां से कहां चली जाती है। तो लेकिन ये 7% का इजाफा है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी तो कई सरकारी योजनाएं चला रही होती हैं जी। इससे पहले भी, जैसे नीतीश कुमार चलाया करते थे। हाँ। लेकिन मुर्शिदाबाद इलाके से लेके मालदा इलाके, दिनाजपुर या अन्य जहां जहां मतदान हुआ है जी, वहां जो लोगों से हम बात कर रहे थे तो जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, हम कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं, तो उन लोगों का मानना था, स्पष्ट मानना था कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ और पर्वों को लेकर के, हिंदू जागरण को लेकर के, हिंदू के एकमत होने को लेकर के, हिंदुओं को इकट्ठा करने को लेकर के लगातार सूसेबाजी कर रही थी। अगर आप उसको कहें नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ममता बनर्जी उस पर लगातार हमला कर रहे थे कि हमारी संस्कृति अलग है, हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो मतदाताओं के मिजाज को जो लोग वहां बैठ कर के पढ़ रहे थे उनके मुताबिक हिंदुओं के अंदर एक बड़ा जागरण है। अच्छा, मतलब वहां ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आज जहां पर वोटिंग हुआ है वो वोटिंग पिछले विधानसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में बीजेपी की पकड़ अधिक रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे आप बंगाल में आते हैं वैसे वैसे उत्तर में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, बीच में थोड़ा कमजोर होती है, और फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल के मैप को आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में मजबूत है। और आज इन्हीं इलाकों में मतदान हुआ है। फिर भी जो चौंकाने वाली बात यह है कि अमूमन तौर पर जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे हम दक्षिण आते हैं मतदान प्रतिशत 90 के आसपास है और 90 से ज्यादा है। लेकिन दार्जिलिंग में 86.49, बड़ा है, कालिम्पोंग में 81.98, जो मेरे पास रिकॉर्ड है ये शाम 5:53 का है। मालदा में 89.56 है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दार्जिलिंग का जो बेल्ट है और वहां से जैसे ही वो चिकन नेक का एरिया होते हुए हम नीचे उतरते हैं, दार्जिलिंग बेल्ट में बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिलती है। और जैसे जैसे बीजेपी नीचे आती है वैसे वैसे बीजेपी कमजोर होती चली जाती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ है, जहां पर मतदान आज हुई है। जो बहुल्य सीटें बची हुई, जो बहुतायत सीटें बची हुई हैं जिन पर अगले चरण में मतदान होगा, वो सीटें बांग्लादेश से सटी हुई सीटें हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आज जो वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव किया है वो वहां पर इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत थी। तो क्या माना जाए कि बीजेपी जहां पर मजबूत थी वहां और मजबूत हुई, और इसका असर, इसका पोलराइजेशन सीधे सीधे सेकंड फेज के इलेक्शन में पड़ने वाला है। देखिए, एक बड़ा भय है वहां। भय इसलिए है कि आपको पता है, हम इस पे आते हैं, एक बड़ा भय इसलिए है, और मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे एक और बड़ा रीजन क्या है कि जो लोग, आपको याद होगा कि 2021 के चुनाव के बाद हिंसा बहुत बढ़ी थी जी। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे जिन्होंने वोट किया था, टीएमसी वालों को जब पता चला तो हम लोगों ने कई रिपोर्ट तैयार की और उसको बाजाप्ता जारी किया गया। पश्चिम बंगाल की भी मीडिया ने इस संबंध में कई रिपोर्ट, और जितने मीडिया हाउस थे। तो ये बड़ी बात है कि इस बार लोगों के अंदर भय है कि अगर ये लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और अब तो लोग सड़क पे बोल रहे हैं। पहले तो हम लोग जब गए थे तो सड़क पे लोग बोल नहीं रहे थे। बंगाल में भय है, बड़ी स्पष्टता से लोग अब सीधा सीधा बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा जी, अब परिवर्तन होगा। तो कई इलाकों में, जिन इलाकों की बात आप कह रहे हैं कि ये वहाँ बीजेपी है, और तो बीजेपी के उम्मीदवारों में बीजेपी के उम्मीदवारों में नहीं, बीजेपी के मतदाताओं में, बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है जी। उसका कारण ये दिख रहा है कि इस बार किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को ले आना है सत्ता के अंदर। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक और वहां जमे नेता जो बड़ा न्यूट्रल काम करते हैं, उनका कहना है कि इस बार बीजेपी आ रही है। आज कुल मिलाकर 44,316 बूथों पर
3,60,00,000 मतदाताओं ने 1478 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। होगा क्या, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो हाई परसेंटेज दिख रहा है और जिन इलाकों में हाई परसेंटेज दिख रहा है, ये बीजेपी के लिए कमल खिलने के आसार हैं। लेकिन हाल के दिनों का जो पॉलिटिकल ट्रेंड बताया है, अनेक राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब विपक्ष सत्ता में आ रहा है। इस मिथ को मतदाताओं ने ध्वस्त किया है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सत्ताधारी दल और ज्यादा ताकत से वापस हुई है। ये पिछली बार पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों ने इन देखा था। 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है जी, उसमें बीजेपी कितने सीटों पर थी, कुछ ऐसा आंकड़ा है? नहीं, अभी ये आंकड़ा हमारे पास नहीं उपलब्ध है, लेकिन हाँ, ये जो इलाका है वो इलाके बीजेपी के पकड़ वाले इलाके माने जाते हैं। दार्जिलिंग से आप जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, बीजेपी की पकड़ कमजोर होती चली जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सा में आते हैं, जो आसनसोल वाला जो इलाका, जो बिहार से सटा हुआ और झारखंड से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भाजपा की पकड़ ठीक ठाक मानी जाती है, चूंकि वहां पर हिंदी भाषी लोगों की भी अच्छी उपस्थिति है। लिहाजा ये माना जाता है कि इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ बेहतर है। ये बात अगर हम जान रहे हैं तो ममता बनर्जी और टीएमसी को भी इस बात की पूरी खबर है। लिहाजा टीएमसी भी अपनी रणनीति इस हिसाब से बिछाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईपैक और ईडी ये तमाम ताकतें खेलती रही, 27 लाख लोगों का, मतदाताओं का नाम कट गया और वो चीज अभी तक न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। क्या माना जाए कि ये तमाम तंत्र मिलकर एक बड़ी ताकत को वहां पर लाने के लिए मेहनत कर रहे थे। ये तमाम तंत्र मिलकर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का रास्ता तैयार कर रहे थे, या पश्चिम बंगाल के अंदर एक आग महसूस की जा रही थी। पश्चिम बंगाल राजनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव है। आज भी हम लोगों ने देखा कि वहां पर से मारपीट की तस्वीरें आई। एक दक्षिणी मिदनापुर के कुमारगंज कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी के उम्मीदवार के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है। उनका आरोप रहा है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं था। तो ये क्या मान लिया जाए कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इलेक्शन कमीशन के डिक्टेशन पर कम और ममता बनर्जी सरकार के डिक्टेशन पर ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि फोर्स भेजना केंद्र का काम है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो जो वहां लोकल प्रशासन है वही करेगी। तो और वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कई एजेंट को बूथ पर से फोर्सफुली हटा दिया गया, भगा दिया गया, और जब हम इसको चेक करने के लिए वहां पर पहुंचे तो हमारे साथ मारपीट की गई। तस्वीरें सबने देखी हैं। जी देखिए, कुमारगंज से लेकर के बाकी जगहों पर जहां ये एक तो जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला है। आप मुर्शिदाबाद को देखेंगे तो हुमायूं कबीर और टीएमसी के लोग आपस में भिड़े हुए थे। तो ये रक्त चरित्र जो पश्चिम बंगाल का है चुनाव का, हिंसा में जो रक्त चरित्र जो उसका है वो बहुत आसानी से जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप इतने कंपनी सीआरपीएफ लेके चले गए वहाँ आपने सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन आपको याद होगा 2005 का चुनाव बिहार में जी, राव साहब ये चुनाव आयोग में थे, केजे राव जी, और डिप्लॉयमेंट के बावजूद कितनी हिंसा हुई थी सबको पता है जी। और ये कोशिश होती है, जो सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि सत्ताधारी गुंडे हैं, तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं और खास करके वहां का चरित्र तो दूसरा है पश्चिम बंगाल में चुनाव का जी, जो मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से हिंसा करते हैं, घर में लोग आग लगा देते हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं। आज भी शुभेंदु अधिकारी या उनका जो नाम है कुमारगंज के जो प्रत्याशी हैं, शुभेंदु सरकार, उनकी जान जाते जाते बच गई। शुभेंदु सरकार की जान जाते जाते, तो कितना दुस्साहस है लोगों के अंदर कि एक जगह तो बूथ लूट की बात सामने आ रही है। तो हिंसा बहुत आसानी से रुकने वाली चीज नहीं है। हम क्या ये माना जाए, पहले हम लोगों ने देखा है इस चीज को कि जहां हिंसा अधिक हुई पूरा का पूरा इलेक्शन कैंसिल हुआ, कई बूथ पर रीवोटिंग कराने की नौबत आ गई। तो क्या ये परिस्थिति फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है? एक चीज जो रिपोर्ट आ रही है धीरेन्द्र इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें की शिकायत जो पहले आते थे इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें कमी बहुत आई है। मतलब लोग नीचे ही निपटा ले रहे हैं। हमने शिकायत जैसे 4 घंटे पहले 4 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट थी उसमें 635 शिकायत आई थी, लेकिन उससे पहले 2021 के चुनाव में शिकायतों की संख्या दोगुनी तिगुनी थी, दोगुनी थी, तिगुनी।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिप्लॉयमेंट का एक बड़ा जो ये हुआ है, आप देख रहे होंगे कि पहले सीआरपीएफ या जो बीएसएफ के जवान हैं, लोगों को जा के बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, लोगों को मतदाताओं के पास जाकर के कह रहे हैं कि आप भय में नहीं रहिए, आप वोटिंग कीजिए। तो उनके रहने का तो वहाँ जो डिप्लॉयमेंट हुआ उसका तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन लोकल प्रशासन जो पूरी तरह सत्ता के कब्जे में होता है, उनसे काम कर चुका होता है, उससे लाभ ले चुका होता है और उनके अंदर भय होता है कि कहीं रिटर्न न कर जाए जी। तो उसी तरीके का करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार प्रयास वहां कर रही है ना 15 सालों से जी। तो 15 सालों से कोई जमा लगा हुआ खूंटा जो है सत्ता का वो आसानी से उखड़ता नहीं, लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हम लोग भी घूमे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां खूब जोरों पर है, परिवर्तन को आप महसूस कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम जो पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही थी एक पार्टी के द्वारा, उसमें बहुत जबरदस्त सफलता मिली है। ये चलिए, तकरीबन आधे सीट पर भाग्य का फैसला हो चुका। फैसला सुनाया जाएगा 4 तारीख को, लेकिन बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी की असली परीक्षा 142 सीटों पर 29 अप्रैल को होगी। ये 142 वो सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये वो इलाका है जो बांग्लादेश से मिलता है, ये वो इलाका है जहां पर पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व केंद्रित है। लिहाजा आधा जंग हुआ है और आधा अभी बाकी है। हम नजर बनाए हुए हैं पश्चिम बंगाल के हर एक एक्टिविटी पर। हम इसकी एक चीज धीरेन्द्र कह देते हैं कि जो जिन 152 सीटों पर चुनाव हुआ 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन साल 152 में 77 सीटों पर जीत मिली। सबसे अधिक यहीं पर मिली। सबसे अधिक यहीं पर मिली। तो 77 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 59 विधायक पहले तकरीबन इन्हीं क्षेत्रों से जीत के आए थे। 59 तकरीबन 60 के आसपास विधायक बीजेपी की इन्हीं सीटों से जीत के आए थे, जिन सीटों पर आज मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत अगर ये कहता है कि जो जीता हुआ है वही जीतेगा, तो भी बीजेपी के लिए फायदे के संकेत हैं। मतदान प्रतिशत अगर ये कहता है कि परिवर्तन की बयार आ रही है, तो भी कमल पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, पश्चिम बंगाल की शेरनी की असली परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। 142 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होगा। 4 मई को मतों की गिनती होगी और वो 142 सीट ममता बनर्जी का गढ़ है। आधा जंग समाप्त हो चुका है और आधा पर जंग 29 अप्रैल को होगा। आज की चुनाव इलेक्शन कमीशन को भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। हम भी बहुत कुछ सीख समझ रहे हैं। हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक क्षेत्रीय भाषाई क्षेत्र है जहां का राजनीतिक कैलकुलेशन का अपना पैटर्न है। आप नेशनल पैटर्न और हिंदी भाषी पैटर्न के हिसाब से पश्चिम बंगाल को जज नहीं कर सकते हैं। हम नजर बनाए हुए पश्चिम बंगाल के हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पर। शर्त यह है कि आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।